अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़शान बशीर। नाज़रीन, हुकूमत साजी का अमल तो मुकम्मल हो चुका और काबीना की तश्कील का अमल भी तकरीबन मुकम्मल होने को है, लेकिन अब सदारती इलेक्शन की जोरा जोरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को इत्तेहादियों की हिमायत से एक बार फिर सदर बनाने का फैसला कर लिया है। MKM, नून लीग, इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग ने पहले ही आसिफ जरदारी को वोट देने की यकीन दहानी करार रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज अरकान कौमी असम्बली को इशाइये पर मदऊ कर लिया है, जिसमें सदारती इंतखाब के लिए लाहे अमल तय किया जाएगा। सदारती इंतखाबात के लिए आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल हैं। सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग हफ्ते के रोज 9 मार्च को होगी, जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की हिमायत हासिल है महमूद खान अचकजई। और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं। 9 मार्च को इंतखाब होने के लिए जा रहा है। इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान। कामरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि महमूद खान अचकजई और आसिफ अली जरदारी के दरमियान मुकाबला है और इस वक्त जो है वो फेवरेट आसिफ अली जरदारी दिखाई दे रहे हैं। क्या सूरत हाल है इस हवाले से? शहर इक़्तिदार में आज इशाया भी होने के लिए जा रहा है, मुख्तलिफ मुलाकातें भी हो रही हैं, अपडेट्स क्या हैं? जी बिल्कुल, ये 1 to 1 मुकाबला है जी। सदर पाकिस्तान के लिए 5 साल के लिए सदर जो है वो मुंतखब होंगे और सदर आरिफ अलवी जो थे, यानी जो आउटगोइंग प्रेसिडेंट हैं, उनका पिछले साल ही यानी कि आज से 6 माह कबल उनका जो टेन्योर था 5 साल का वो मुकम्मल हो गया था। लेकिन चूंकि आइन ये कहता है कि जब तक नए सदर का इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक जो मौजूद सदर हैं वही कंटिन्यू करेंगे, इसलिए सदर आरिफ अलवी को ये मौका मिला कि वो उन्होंने अपने टेन्योर से, जो आइनी टेन्योर है उससे ज़्यादा जो है वो उन्होंने सर्व किया। तो अब 9 तारीख को ये इलेक्शन हो जाएगा और 9 तारीख को यानी परसों ये इसका बाकायदा जो है वो उसी दिन ही ये अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। इसका तरीकाकार जो है वो ये है कि एक तो इसमें ये देख लीजिए कि जो इसमें आसिफ अली जरदारी को आपने फेवरेट करार दिया तो वो नजर भी आ रहा है, क्योंकि जो वोट बैंक है, जितने के वोट हैं वो तमाम के तमाम जो हैं वो यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिफ अली जरदारी, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, पाकिस्तान ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, बाप, ये तमाम के तमाम जो हैं उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और इसके साथ साथ ये भी है कि इस उनका जो इस वक्त वोटर्स हैं यहाँ पर मौजूद, अगरचे ये खुफिया राय शुमारी है, लेकिन चूंकि ये जितनी इस वक्त असम्बली में जो पार्टी पोजीशन है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि सेनेट में भी, नेशनल असम्बली में भी और 3 असम्बलियां जिसमें कि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान शामिल है, यहाँ से आसिफ अली जरदारी को अक्सरियत हासिल होगी, इसलिए कि उनके जो पार्टियां उनको सपोर्ट कर रही हैं उनका जो है वहां पर इतने अरकान की मौजूदगी जो है वो वहां पर है। अच्छा सिर्फ केपी एक ऐसा सूबा है कि जिस तरह आपने तमाम पार्टियों का जिक्र किया जिन्हें आसिफ अली जरदारी की हिमायत हासिल होगी, कहिएगा कि JUI का क्या बना? क्योंकि हमने देखा था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने मुलाकात भी की थी उनसे और दावा भी किया था कि उन्हें मना लिया जाएगा और सदारती इंतखाब में वो हिस्सा लेंगे। तो अभी तक इस हवाले से कोई अपडेट आ सकी? जी बिल्कुल, यहाँ इससे पहले भी राब्ते किए गए, जब यहाँ तक कि जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन हो रहा था उस वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से राब्ते किए गए थे JUI के साथ, लेकिन यह कि वक्त अभी यानी कि इस वक्त तक जो है वो JUI के जो सरबराह हैं मौलाना फजलुर रहमान वो कतई तौर पर अभी तक जो है वो कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया है। राना मुबश्शिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इस वक्त MKM से भी अपील की गई थी वोट देने की और JUI से भी मुलाकात की थी, मियाँ नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई थी, लेकिन खासे गिले शिकवे और शिकायत भी हुई थी। लगता है कि JUI अपना वोट देगी और MKM इस वक्त जहां पर खड़ी है, MKM का आपको क्या स्टांस लगता है? मेरे ख्याल में जी MKM की पहले बात कर लेते हैं। MKM जो है वो तो बिल्कुल वोट देगी, उसमें तो मेरे ख्याल में दो राय नहीं होनी चाहिए। जहां तक ताल्लुक है JUIF का, मौलाना फजलुर रहमान साहब का, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो खुद प्रेसिडेंट के उम्मीदवार बनना चाहते थे, लेट मी पुट इट दिस वे, और वो चाहते ये थे कि उनको जनाब प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया जाए। और ये पहली मर्तबा नहीं, उससे पहले भी वो यही चाहते थे। पहली दफा जब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब बने थे प्रेसिडेंट, उस वक्त भी मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि जनाब उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया जाए। इस बार वो जरा थोड़ा बहुत सीरियसली इस चीज को ले रहे थे कि वो प्रेसिडेंट बने,
और किसी हद तक मेरे ख्याल में नून लीग ने भी उनको एक अश्योरेंस दी थी कि यू विल बी आर कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी। बट हमारे पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है वो चेंज होती है, बड़ी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है और बड़ी तेजी से चेंज होती है। इट्स अ डे टू डे पॉलिटिक्स। और फिर वो पॉलिटिक्स में जब चेंजेस आई तो उसमें मौलाना साहब जो थे वो बैकड्रॉप पे चले गए और उनकी जगह जनाब आसिफ जरदारी साहब ने ले ली। अब आसिफ जरदारी साहब और मौलाना साहब की दोस्ती अपनी जगह बहुत अच्छी दोस्ती है उनकी, और आसिफ जरदारी साहब कई मरतबा उनको कह चुके हैं कि जनाब, पब्लिकली कह चुके हैं कि जनाब मौलाना साहब अगर कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो उसकी पूरा करते हैं, वो कमिटमेंट बात अपने तक कर रहे हैं। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि इन दिस पर्टिकुलर केस मौलाना साहब जो है वो सदर को वोट डालने से थोड़ा सा हिचकिचाएंगे। और राना साहब, ये जाती ताल्लुक की अगर बात की जाए तो आपको नहीं लगता कि अचकजई साहब के ज़्यादा करीब हैं मौलाना फजलुर रहमान, और उन्हें अगर वो वोट देते हैं तो उनकी जो है वो ताल्लुक अपना वहाँ पर निभाने जाएंगे? वो अचकजई साहब जो है ठीक है, वो एक ऐसे कैंडिडेट है जिसपे मौलाना साहब वोट डाल सकते हैं। देयर आर पॉसिबिलिटीज, बट व्हेन इट कम्स टू लाइक जरदारी साहब तो वहाँ पे थोड़े से चांसेस मेरे ख्याल में कम है कि मौलाना साहब उस तरफ झुकाव करें, क्योंकि दोस्ती अपनी जगह। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आसिफ जरदारी साहब को मौलाना साहब वोट डालेंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू लाइक अचकजई साहब, वहाँ पे भी चांसेस जो है 100% नहीं है। ये भी जरा ज़हन में रखिएगा। हाँ, 50-50 चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बात करें तो अगर वो इस्तीफा इलेक्ट हो जाते हैं तो दूसरी मर्तबा सदर बनेंगे। जब वो पहली मर्तबा सदर बने थे उस वक्त विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत था, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जाता था कि बहुत से फैसले ऐवान सदर से होते हैं। तो क्या इस दफा भी वो एक मजबूत सदर बनकर सामने आएंगे? देखिए, आई पर्सनली थिंक कि आसिफ जरदारी साहब की जो स्ट्रेटजी है वो बेहतर है और बाकी जमातों की बनिस्बत। और वो इसलिए बेहतर है कि वो सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हैं एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर, यानी कि सदर मुमलिकत हो गया, चेयरमैन सेनेट हो गया, गवर्नर्स हो गए 2, तो उन पे वो कंसंट्रेट कर रहे हैं और ना तो काबीना का हिस्सा बन रहे हैं और ना उनको कोई और चीज चाहिए फिल वक्त अभी तक एज ऑफ नाउ। उसके बाद वो क्या करना चाहते हैं कि वो करना ये चाहते हैं कि अभी एक तूफान आ सकता है महंगाई का, क्योंकि यहाँ पे IMF की कोई नई कंडीशंस आ सकती हैं। उन्होंने एक चंक देना है पाकिस्तान को। उसके अलावा बजट आना है जून में, उसमें भी एक तूफान महंगाई का आ सकता है। तो वो सारी हीट जो है पीपल्स पार्टी फेस नहीं करना चाहती। वो चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो हीट फेस करे और उस वक्त तक सदर मुमलिकत जो इन प्लेस हो जाएंगे अपने ऑफिस को संभाल लेंगे, यानी कि जरदारी साहब अपने ऑफिस को संभाल लेंगे। तो उसके बाद सोचा जाएगा कि जनाब, और क्योंकि आसिफ जरदारी साहब एक अच्छे लीडर हैं, एक अच्छे सियासतदान है, उनको पता चल जाता है, भाप जाते हैं चीजों को, तो उनको पता चल जाएगा कि हुकूमत कितनी देर चल सकती है। अगर तो उनकी नजर में या उनके माइंड में ये चीज हुई या उनको कोई ऐसे इंडिकेटर्स मिले कि जनाब ये हुकूमत जो है ज्यादा अरसा चल सकती है, तो फिर तो वो शायद काबीना का हिस्सा बन जाए। लेकिन अगर उनके माइंड में 0.1% भी एक कोई चीज ऐसी आई कि जनाब ये हुकूमत शायद ज्यादा अरसा ना चल सके या ये असेंबलियां ज्यादा अरसा ना चल सके, तो वो कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगे और अपने आप को इस सारे प्रोसेस से दूर रखेंगे। क्योंकि अगर असेंबलीज के अंदर कोई भी 19-20 का फर्क आता है, यानी कि असेंबलीज नहीं चल पाती किसी भी वजह से, या कोई और निज़ाम आ जाता है इन प्लेस, यानी कि पार्लिमानी निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम आ जाता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें हैं उसमें आसिफ जरदारी साहब वहाँ पे मौजूद होंगे, पीपल्स पार्टी वहाँ पे मौजूद होगी। तो आइंदा आने वाले दिनों में वो अपने आप को सेफ फील करेंगे, इंस्टेड के वो कैबिनेट का हिस्सा बने या फिर कोई और ऐसा स्टेप लें जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट से अलावा हो। So that is what People's Party is right now doing, and that is what People's Party is right now aiming at. So let's see what it's going to happen in the days to come, but it's going to be interesting days. I would say American phrase that interesting things are ahead. So वो उसमें इस चीज को जरूर मद्देनजर रखिएगा कि in particular in the case in politics in Pakistan, interesting days are ahead.
ठीक है, ये मुकाबला यकीनन सख्त होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। कामरान ये बताएगा कि आज जो इशाया होने के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी इत्तेहादी जमातें यहाँ पर मौजूद होंगी, कितना नंबर मुतवक्के है कि आज शहबाज शरीफ साहब ये इकट्ठा कर लेंगे? जी देखिए, इसका आज जो इशाया है इसके मेज़बान हैं शहबाज शरीफ साहब, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। लेकिन ये इसके लिए जो एक एजेंडा है वो ये है कि सदारती इंतखाब का जो लाएअमल है वो तय करना है, उस बारे हतमी लाएअमल बनाना है। और इसके सदारती उम्मीदवार के जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, आसिफ अली जरदारी साहब। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये तो तमाम तर अपनी यानी कि अददी कुव्वत के साथ यहाँ पर आज इस इशाइये में मौजूद होंगे, क्योंकि एक जो है वो हुकूमत में है और दूसरे जो हैं वो ऐवान सदर में जाने वाले कैंडिडेट हैं। फिर इसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी तमाम अरकान को मदऊ किया गया है। इसके अलावा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग यानी जो इत्तेहादी जमातें हैं जो कि इस वक्त जिन्होंने के वज़ीर आज़म बनाने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम नवाज के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का साथ दिया था, वो तमाम के तमाम जो हैं उनकी अपनी शिरकत जो है यहाँ पर लाजमी है, वो आएंगे। और उन्होंने ये ऐसा इंदिया भी दिया है कि वो तमाम के तमाम यहाँ पर मौजूद होंगे। MQM के जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं वो इससे पहले भी थे, और उस हवाले से आपको याद होगा कि एक आइनी तरमीम के लिए एक बाकायदा मुआहिदा भी हो चुका है। तो वो तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एज सच नहीं हैं, वो सिर्फ ये इसलिए हैं कि यहाँ जो उस वक्त बात हो रही थी वज़ीर आज़म को वोट देने के लिए जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के थे, अब बात होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट इस इशाइये से पहले MKM ने एक मुलाकात भी तो करनी है शहबाज शरीफ साहब से। इसी हवाले से है क्योंकि उनका जो कंसर्न है वो अपने सूबे सिंध से मुतालिक है। सिंध में हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अब यहाँ अगर वो सदर के उम्मीदवार के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को हिमायत करेंगे तो उनके जो कंसर्न हैं वो फिर देखने होंगे, और उसको वो रखा है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के पास, क्योंकि उन्होंने गारंटी दी थी और जो उनके साथ आईनी तरमीम का मुआहिदा हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जो रहनुमा थे उनके साथ हुआ था, उसमें पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा शरीक नहीं था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कामरान खान ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद थे। राना मुबशर साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, सदारती इलेक्शंस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वापस आएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको बताते हैं कि विफाक के बाद पंजाब और सिंध हुकूमत ने भी आवाम को रमजान में महंगाई की तबाही से शहरियों को रिलीफ देने के लिए अपने अपने रमजान पैकेज का ऐलान कर दिया है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में 70 लाख घरानों के लिए रमजान निगहबान के नाम से 9 अरब रुपए के रमजान पैकेज देने का ऐलान किया है। जी हाँ, जबकि सिंध की बात करें तो यहाँ पर तकरीबन 45 लाख खानदानों को 5000 फी खानदान रमजान पैकेज के हवाले से दिए जाएंगे। 22.5 अरब रुपए के रमजान पैकेज का सिंध हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया है। इस हवाले से जो है आवाम को कितना रिलीफ मिल पाएगा और कितनी सब्सिडी उन्हें मिल पाएगी, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौशियात ज़फ़र मोतीवाला साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का ज़फ़र मोतीवाला साहब। बताइएगा ये जो रमज़ान पैकेज का ऐलान किया गया है सिंध हुकूमत की जानिब से, वफाक की जानिब से, पंजाब हुकूमत की जानिब से, ये किस हद तक इनफ होगा गरीबों के लिए और कितनी सब्सिडी आप समझते हैं कि रमज़ान में मिल पाएगी? भाई हर साल ये पैकेजेस ऐलान होते हैं, हर साल लोग लाइनों में लगते हैं, यूटिलिटी स्टोर पर लाइनों में लगते हैं और हर साल वो डिसअपॉइंटेड होते हैं। इससे पहले जो 18 लाख बोरियों का गायब होना, उसका तो प्रूफ भी मिल गए हैं। ये सब फिर एंड में जाकर वो जो है स्कैंडल बनते हैं कि भाई गायब कैसे हुई, और ये पैकेजेस जो हैं ये उसको क्या अपना तकलीफ कम करने के लिए, मुश्किलात कम करने के लिए आवाम के लिए नहीं होते, ये खुद को सिर्फ इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए होते हैं और वो जो है उनको कोई रिलीफ मिलता नहीं है। अच्छा ज़फ़र साहब, जैसा कि आपने कहा कि इस तरह के पैकेजेस का ऐलान तो किया जाता है लेकिन अमली तौर पर आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल पाता। अगर हम वफाकी हुकूमत की बात करें तो एक नौ मुंतखब हुकूमत बनी है, काबीना की तश्कील भी बहुत जल्द हो ही जाएगी। कहिएगा कि ये जो नई इलेक्टेड हुकूमत है, क्या इस दौरान हम मईशत में स्टेबिलिटी देख सकेंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन आपने पूछ लिया है। यही हम लोग कैपिटल मार्केट में बैठकर सोचते रहते हैं, करते रहते हैं कि क्या करें क्या ना करें। यहाँ पर तो मुश्किलात बढ़ रही हैं और अभी जब इकोनॉमी के लिए सबसे पहला स्टेप जो IMF और डोनर कंट्री से निगोशिएशन शुरू होगी, उससे पता चलेगा कि वो कितनी लास्ट करेगी हुकूमत
और किस तरह ये इकोनॉमी को संभालेगी। लेकिन अभी तक जो इंडिकेटर्स हैं वो तो ये हैं कि IMF तैयार हो जाएगा औरंगजेब साहब के उसमें टीम से बात करने को, लेकिन वो लोगों के दिमाग में वसवसे हैं। और फिर IMF के तैयार होने के बाद इकोनॉमी को टर्न अराउंड करना तो बहुत दिनों की बात है। वो शायद इस हुकूमत में अगर पूरा टाइम भी करे तो भी मुश्किल मुझे लग रहा है। ज़फ़र साहब, ये जो अभी सब्सिडीज़ का ऐलान किया जा रहा है या पैकेजेस का ऐलान किया जा रहा है, ये वक्ती तौर पर तो शायद ये किसी काम आ जाएं। आप नहीं समझते कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को और लॉन्ग टर्म ऐसे चीज़ें करनी चाहिए, इकदाम उठाने चाहिए कि महंगाई को बतदरीज नीचे लाया जा सके, बजाय इसके कि ये मज़ीद बढ़े? देखिए, पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ये मुल्क 25 करोड़ अवाम को हैंडल करने के लिए नहीं बना था। ये मुल्क 16-17 करोड़ जब पाकिस्तानी थे तो इसकी फूड सिक्योरिटी भी थी, सप्लाई साइड भी सही थी और लोगों को शेयर के सस्ती भी मिलती थी। अब 25 करोड़ में इतनी हमारी ना गंदम हो रही है, ना अपना इतना चावल हो रहा है, ना हमारी सप्लाई साइड बिल्कुल खराब हो गई है और नीचे चली गई है, और बल्कि फूड सिक्योरिटी का जो मामला है वो भी खत्म हो रहा है। तो ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की तो बात ही अलग है। शॉर्ट टर्म में भी ये अगर सिर्फ रमजान में भी इम्प्लीमेंट कर दें तो लोग खुश हो जाएंगे, लेकिन आप हमारे जो कराची के पॉशेस्ट एरिया हैं उधर के यूटिलिटी स्टोर पर जो लोगों के उतर पछाड़ होती है, जिसमें बेचारी औरतें भी होती हैं, वो सब का देखकर हाल ये मुश्किल लग रहा है कि हुकूमत के हाथ में कोई चीज हो। ज़फ़र साहब, अल्टीमेटली तो IMF के पैकेज की तरफ जाना ही पड़ेगा, जो भी गवर्नमेंट जो है प्लान करेगी, तो उसके नतीजे में बहुत सी शराइत भी माननी पड़ेंगी। क्या आप उसके असरात देख रहे हैं आने वाले वक्त में पाकिस्तान की मईशत पर? देखिए, गैस की और कीमत बढ़ाने की बात है, मेडिसिन के लिए लोग बड़े परेशान हैं उसकी बात है, फ्यूल के प्राइसेस और बढ़ाने की बात है, अपना इलेक्ट्रिसिटी की बातें चल रही हैं। अभी से जो इन्होंने फूड के जो निकाले हैं कि भाई इतने में मुर्गी बिकेगी और इतने में चीनी बिकेगी, तो अभी हमारी सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कराची की है जोड़िया बाजार, जो न सिर्फ कराची को बल्कि शहर सिंध को भी केटर करती है। वो सब अभी से बंद हो रही है कि भाई वो जो है हम इस प्राइस पर दे ही नहीं सक रहे। तो ट्रबल तो अभी रमजान आने से पहले ही शुरू हो गया है, ट्रबल रमजान का भी अब इंतजार नहीं करता है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये सारे मसाइल तो हम देख रहे हैं कि काफ़ी सालों से पाकिस्तान फेस कर रहा है, लेकिन इसका हल क्या है? हुकूमत को वो कौन से स्टेप्स लेने चाहिए जिससे दुरुस्त समत की तरफ हमारा तयन हो जाए, ताकि आने वाले दिनों में चीज़ें बेहतर हो जाए? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। हमारी सप्लाई साइड का सबसे बड़ा मसला ये है कि फार्म्स टू मार्केट जब तक वो आता है ना, तो 35% पेरिशेबल आइटम जो है वो खराब हो जाती है। तो अगर वो आप उसको ही टैप कर लें, उसको ही संभाल लें, उसके लिए वेयर हाउसिंग कर दें। कितने आप लोगों ने सुने होंगे कि आटे की बोरियां बारिशों में खराब हो गई, गंदम खराब हो गई, गन्ना खराब हो गया। अच्छा, ये सब जो चीजें हैं ना, ये खराबी से बचा सकते हैं अगर आपका वेयर हाउसिंग हो, आपके रोड फास्ट हो, आपकी कम्युनिकेशन फास्ट हो। हमारे यहाँ तो खुद अपनी ट्रक वालों ने तो अपने अच्छे ट्रेन का सिस्टम जब था 60-70s तक, उसको खत्म कराया ताकि उनकी ट्रकें चले। तो ये सब अब इनको रियलाइज करना पड़ेगा कि अब हमारे पास बेहतर करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को बेहतर करने की जरूरत है। हमारे साथ ज़फ़र मोतीवाल मौजूद थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आपको पाकिस्तान में पहली बार एक जिगर के 2 मरीजों में पैवंदकारी और लबलबा ट्रांसप्लांट की कामयाब सर्जरी की गई है। PKLI में ये सर्जरी की गई। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट लाहौर के डीन डॉक्टर फैसल सऊद डार का इस हवाले से कहना है कि रावलपिंडी के ब्रेन डेड मरीज के अज़ा से 7 अफराद की जान बचाई गई है। उज़ैर बिन यासीन के अज़ा बशमूल जिगर, लबलबा, गुर्दे और आंखें इतवार की रात निकाले गए थे, जो कि उसकी जानिब से डोनेट किए गए थे मरने से पहले, और इसके ज़रिए अब तकरीबन 7 लोगों की जिंदगी बचाई गई है। मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदा ज़ैनब शहबाज से। ज़ैनब, बताइएगा, डिटेल बताइएगा जरा इसकी। बिल्कुल, इस वक्त मैं PKLI में मौजूद हूँ, जहाँ पे लबलबे का आज पहला ट्रांसप्लांट किया गया और इसके बाद क्या अचीवमेंट्स नहीं रही हैं डॉक्टर साहब से जानते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे बताइएगा कि कैसा रहा आज का पहला ट्रांसप्लांट?
जी अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द हिस्ट्री इन द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। तो विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर फैसल डार, बीइंग अ फिजिशियन, हमने इनको सपोर्ट किया एंड ही वाज ऑन द मेन सीट एंड द ड्राइविंग सीट। एंड आफ्टर दैट जब ये ट्रांसप्लांट हुआ तो इट वाज वेरी सक्सेसफुल सो फार। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 3 to 4 days और उसकी जो इंसुलिन रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टोटली गॉन। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि इस तरह के ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में हम मज़ीद कर सकें। हमारे साथ डॉक्टर फैसल भी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि एक जिगर से 2 इंसानों की पेवंदकारी भी की है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ज़ाहिर है जिंदा शख्स से आप पूरा लिवर तो ले नहीं सकते, क्योंकि आपको अपनी सर्वाइवल के लिए लिवर रिक्वायर्ड होता है। तो जब ये वाला डोनर किसी ब्रेन डेड से पूरे का पूरा लिवर आपके पास आ गया, तो उसी प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए आपने इसको 2 में डिवाइड किया और 2 डिफरेंट पेशेंट्स को आपने नॉर्मली इस चीज़ को हम स्प्लिट लिवर कहते हैं। और तो एक बंदा जिसके ऑर्गन्स हेल्दी और अच्छे हैं बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। आई थिंक इसमें इससे ज़्यादा तो मैं ये नहीं कह सकता कि हर एक को डोनेट करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल देखें, एक शख्स ने 7 लोगों की ज़िंदगी बचाई और डॉक्टर साहब का यही कहना था कि अगर इस तरह की अवेयरनेस दी जाए मज़ीद तो और बहुत सी ज़िंदगियाँ बच सकती हैं। ठीक है, ज़ैनब शहबाज हमें आगाह करी थी। यकीनन ये एक एज़ाज़ है पाकिस्तान के लिए, PKLI के लिए, कि वहाँ पर इतनी बड़ी सर्जरी की गई है और ब्रेन डेड मरीज़ से लिवर लेकर, उसका जिगर लेकर 2 इंसानों की ज़िंदगियाँ बचाई गई हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि मरने वाले शख्स ने अपने जिस्म के बाकी आज़ा भी डोनेट किए थे, जिसकी वजह से तकरीबन 7 लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बचाई गई हैं। जो यहाँ के डॉक्टर हैं, डॉक्टर फैसल सऊदार, उनका ये कहना है कि ये यकीनन एक चैलेंजिंग था, लेकिन इस पर जो है वो खुश भी हैं कि एक कामयाब सर्जरी हुई है। और यकीनन आने वाले दिनों में इस हवाले से मज़ीद काम भी किया जाएगा, मज़ीद रिसर्च भी की जाएगी। और जो लोग मरने से पहले अपने आज़ाद डोनेट कर देते हैं, यकीनन उनका बहुत बड़ा किरदार होता है। बिल्कुल ऐसा ही है और ये क्रेडिट PKLI को भी जाता है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ये इदारा रहा है, लेकिन अब दोबारा से वहाँ पर वर्किंग शुरू हो गई है और ये पहला एजाज़ उनको मिला है और बहुत ही बेहतरीन एजाज़ है। और अब देखना यह है कि आगे आने वाले दिनों में क्या इसको कंटिन्यू किया जाता है, क्या इस तरह से चीज़ों में बेहतरी आएगी और वहाँ पर जो सहूलियात दी जाती हैं क्या उनमें भी बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। और ना सिर्फ ये जिगर की पेवंदकारी है बल्कि लबलबा ट्रांसप्लांट की भी कामयाब सर्जरी की गई है और ये भी यकीनन एक बहुत बड़ा एजाज़ है PKLI के लिए और पाकिस्तान के लिए कि ऐसे डॉक्टर्स हमारे पास, ऐसे जो है वो अमला हमारे पास, मेडिकल अमला मौजूद है जो कि इस किस्म की चैलेंजिंग सर्जरीज़ जो है वो कर रहा है और यकीनन ये लायके सत्ताइश भी हैं। डॉक्टर सुहेल राशिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट हैं लिवर ट्रांसप्लांटेशन PKLI के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुहेल साहब आपके वक्त का। ये जो जिगर ट्रांसप्लांट किया गया है, लबलबा ट्रांसप्लांट किया गया है, ये फरमाइएगा कि कितना चैलेंजिंग था जब ये केस आपके पास आया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं डॉक्टर सुहेल हूँ, मैं लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ PKLI में। तो डेफिनेटली एक चैलेंजिंग मिशन था, क्योंकि जो पेशेंट था वो रावलपिंडी में थे, रावलपिंडी के एक हॉस्पिटल में थे। हमें जब कॉल आई तो हम अपनी सारी चीज़ें उठा के वहाँ पर रावलपिंडी में लेके गए, हमने वहाँ से ऑर्गन को रिट्रीव किया। तो इस तरह के जो कैडावेरिक ट्रांसप्लांट्स होते हैं जिसके अंदर ब्रेन डेथ पेशेंट से ऑर्गन्स लिया जाता है, उनके अंदर सबसे जो चैलेंजिंग चीज़ होती है वो होती है कि विद इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड ऑर्गन्स को हॉस्पिटल में लेके जाया जाए ताकि उसको लगाया जा सके, क्योंकि जितना टाइम गुजर जाता है उतने ऑर्गन्स के खराब होने का चांसेस होता है। तो इस चैलेंज को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टीम वहां पे गई, हमने फौरन वहां से ऑर्गन को रिट्रीव किया। फिर हम विद इन अ पीरियड ऑफ 3 to 4 आवर्स हमने उस ऑर्गन को अपने हॉस्पिटल PKLI में शिफ्ट किया। उस ऑर्गन के शिफ्ट होने से पहले हमने यहाँ पे फौरी तौर पे हमारे जो पेशेंट्स थे लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, उसके अंदर हमने उन पेशेंट्स को सिलेक्ट किया जो पहले से हमने उनको अपनी लिस्ट में रखा हुआ था। हमने उनकी प्रिपरेशन की और ऑर्गन के पहुंचने तक हम उनको बेहोश करके उनका ऑपरेशन शुरू कर चुके थे। जब ऑर्गन हमारे पास आया तो हमने देखा कि एक अच्छा ऑर्गन है, तो हमने कहा कि क्यों ना हम इस ऑर्गन से 2 मरीजों को फायदा पहुंचाएं। क्योंकि ये बड़ा ऑर्गन था तो उसमें से एक छोटा हिस्सा हमने एक बच्चे को दिया और बड़ा हिस्सा हमने एडल्ट को दिया, जो दोनों पेशेंट्स हमारे पास मौजूद थे। और उसी रात के अंदर हमने दोनों ऑपरेशन किए और अल्हम्दुलिल्लाह वो दोनों पेशेंट्स ठीक हैं इस टाइम पे। और साथ फिर जो इनके हम पेनक्रियाज लेके आए हुए थे, उस पेनक्रियाज के लिए भी हमने एक पेशेंट प्रिपेयर किया हुआ था और उसी रात के अंदर हमने उस पेनक्रियाज को भी उस पेशेंट के अंदर इम्प्लांट किया, लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट भी बिल्कुल ठीक है। यकीनन लायके तहसीन है डॉक्टर्स की जानिब से जो काम किया गया है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये स्प्लिट लिवर ट्रांसप्लांट क्या होता है, हमारे लिए देखने वालों के लिए आसान अल्फाज में बताइएगा। और ये जो पैंक्रियाज का किया गया था ये भी क्या
उसी मरीज का था या ये किसी और कोई ट्रांसप्लांट किया गया है? अच्छा, तो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्प्लिट लिवर क्या होता है। जो ऑर्गन होता है, जो लिवर होता है, बेसिकली एक लिवर होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। एक दायां तरफ होता है जिसको राइट लोब कहते हैं, और एक बायां हिस्सा होता है जिसको लेफ्ट लोब कहते हैं। तो कुदरत ने ये निजाम रखा हुआ है लिवर के अंदर कि इन दोनों के सारी जो ब्लड सप्लाई होती है, जो इनकी वीनस ड्रेनेज होती है, वो सारी सारी अलग होती है। तो अगर हम इस ऑर्गन को दो हिस्सों के अंदर तकसीम कर लें तो इसका फायदा दो मरीजों को पहुंच सकता है। जो छोटा वाला हिस्सा होता है वो आमतौर पे जो पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, और जो बड़ा वाला हिस्सा होता है वो अडल्ट्स को दिया जाता है। तो एक पूरा होल लिवर बॉडी से निकाला जाता है ब्रेन डेथ पेशेंट से, और फिर उसको बैक बेंच के अंदर उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, लेफ्ट लोब के अंदर और राइट लोब के अंदर। जो राइट लोब इट्स डेफिनेटली अ बिगर वन, वो अडल्ट को दिया जाता है, और जो लेफ्ट लोब है वो बच्चे को, छोटे को दिया जाता है। तो इस तरह एक लिवर से एक मरीज की कुर्बानी की वजह से दो लोगों दो अफराद की जान जो है वो बचाई गई है। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि PKLI बहुत अच्छा काम कर रहा है, लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बहुत बड़ा किरदार है इसका। आप मजीद क्या मैसेज देना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए कि वो इस सिलसिले में क्या कर सकती है, लोगों के लिए जो कि अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहते हैं उन्हें किस तरह से आप गाइड करेंगे? ठीक है, तो आपके पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि जो पेनक्रियाज हमने ट्रांसप्लांट किया है, पेनक्रियाज भी इसी मरीज से लिया गया था, और वो हमने अपने पास यहाँ पे एक पेशेंट को ट्रांसप्लांट किया है। लोगों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों की जान बचाई जा सके। और जहां तक गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ताल्लुक है, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब तो फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हमारे साथ है, हमारी हेल्प कर रही है। उनकी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो होटा के नाम से है। होटा भी इस मैसेज को हर जगह पे पूरे पंजाब में, इनफैक्ट पूरे पाकिस्तान में लोगों को बता रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने ऑर्गन्स को डोनेट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर हर साल तकरीबन 10,000 लोगों को लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, और अभी हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं वो सारे के सारे लिविंग डोनर्स हैं। कि मतलब एक डोनर से लिवर गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पर हम मजीद बात करेंगे और इस पर सैर हासिल गुफ्तगू हो सकती है। हमारे साथ डॉक्टर सुहेल राशिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि हैदराबाद में वकील की फायरिंग के बाद खुदकुशी, 2 अफराद मौके पर जान की बाजी हार गए, जबकि मरने वाली लड़की का भाई जख्मी हो गया है। इसी पर ही बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है SP सिटी हैदराबाद अमजद शेख साहब ने। अमजद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, बताइएगा कि वक़ुआ किस तरह से पेश आया और मालूम हो सका कि इरशाद ने क्यों गोली मारी दोनों बहन भाइयों को? जी, ये तकरीबन आज सुबह 12 बजे का वक्त हुआ है, जिसमें ये जो उसरा बतूल है, जो 3rd ईयर लॉ की स्टूडेंट थी, अपने भाई आकाश के साथ मोटरसाइकिल पर ये जा रहे थे। तो इरशाद अली खोखर जो एडवोकेट हैं, उन्होंने इनको इंटरसेप्ट किया है और अपने ही जो है ना पहले इनको गोलियां मारी हैं, जिससे ये उसरा बतूल मौके पर ही जान बाक हो गई। उनके भाई आकाश शदीद जख्मी है, जो अभी जेरे इलाज है सिविल हॉस्पिटल में, और उसके बाद उसने खुद अपने सर पर गोली मार के अपनी भी जान ले ली इरशाद खोखर ने। अभी तक मामले की तफ्तीश चल रही है, पर बेसिकली ये बताइएगा कि इस वाक़े का बैकग्राउंड कुछ मालूम हो सका कि कब से ये लोग एक दूसरे को जानते थे, और क्या इससे पहले भी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया था? देखिए, उस पर ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर जाहिर है वो चीज़ें पहले ये समझ में आ रहे हैं कि इनका कोई थी कोई बातचीत है, हिसाब से हरासमेंट की भी कंप्लेन उन्होंने कहा है कि हमने करना चाहिए थी, पर वो बार को या डिस्ट्रिक्ट पुलिस को उन्होंने नहीं की कि कोई मामला जो है ना उलझ ना जाए। अभी तक चीज़ें तफ्तीश के दायरे में ही है, अभी तक कोई चीज़ सॉलिड नहीं है। तमाम मामले की तहकीकात कर रही है, वक्त भी हमारे पास मुख्तसर है, इस पर मजीद बात हो सकती है। हमारे साथ अमजद शेख थे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।